गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग के चारों तरफ जितने भी मैटर्स हैं वो 5 स्टेट में होते हैं, बट हम लोग सिर्फ 3 स्टेट देख पाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा और बोसेक आइंस्टीन कंडेंसेट ये स्पेशल ही ऑक्यूपाई होते हैं, मतलब स्पेशल कंडीशन में पाए जाते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस हम लोग सब लोग जानते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये सब नए डिस्कवर्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो पहला आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ हाईली चार्ज पार्टिकल, मतलब ऐसे चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, उन्हें वो बेसिक कंडीशन होती है प्लाज्मा के लिए। इसमें कौन कौन से आता है? द नोबल गैसेस आर ऑफन यूज्ड टू मेक ग्लोइंग साइंस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू आयनाइज देम टू प्लाज्मा स्टेट। जो नोबल गैसेस होती हैं जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जैसे कि हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब। तो हम ये यूज किए जाते हैं यूज किए जाते हैं प्लाज्मा बनाने के लिए। टू आयनाइज करने प्लाज्मा बनाने के लिए हमको इनको आयनाइज करना पड़ता है। ठीक, तो अब उसके बाद फिर हम लोग आते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये होता है, इसमें कूल करने पे, मतलब एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे बहुत किसी सब्सटेंस को बहुत कूल करते हैं, तब जाके ये स्टेट एग्जिस्ट कर पाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो सैंपल ऑफ रुबीडियम। रुबीडियम एक एलिमेंट है जैसे कि हम लोग जानते हैं। विद सैंपल ऑफ रुबीडियम टू मतलब एब्सोल्यूट जीरो -273 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे ये पॉइंट लिखा है एब्सोल्यूट जीरो, हम लोग देख सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो ये पॉइंट है। तो एब्सोल्यूट जीरो होता है -273.14 केल्विन। सो हम लोग बहुत क्लोज जाते हैं एब्सोल्यूट जीरो के, माइनस कंप्लीट, मतलब हम कह सकते हैं -265, -270, बट नॉट एब्सोल्यूट जीरो। सो when a sample is taken to that temperature, at this temperature, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो है, तो मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है बहुत ही स्लो होता है, बहुत क्लोज होता है और ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। और हम लोग जैसा पिछले गैसेस स्टेट में जानते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस, अगर गैसियस मॉलिक्यूल है, अगर वो एब्सोल्यूट जीरो पे है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम जीरो वेलोसिटी पे हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है बहुत लो है। Since there is almost no kinetic energy being transferred from one atom to another, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है तो कोई kinetic energy नहीं होगी ट्रांसफर। सो एटम जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर चपक जाते हैं। ठीक, सो ढेर सारे एटम्स मिलके, मतलब ये एक क्लम्प के फॉर्म में हो जाता है, एक सुपर एटम होता है, ना कि ढेर सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन। ठीक, तो ये हमारा वो कंप्लीट हो गया प्लाज्मा और बोसेक आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड्स, हम लोग जो भी चीज़ अपने आसपास देखते हैं उसमें मैक्सिमम चीज़ हम लोग सॉलिड देखते हैं। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ से पढ़ रहे हैं, कॉपी है, पेन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सॉलिड स्टेट में देखते हैं। उसमें उनकी अंदर प्रॉपर्टी ऐसी क्या होती है जो बाकी लिक्विड और गैस से डिफरेंट होती है। तो पहले इसमें आती है कि कोई भी चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कोई भी सब्सटेंस को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी पे, मतलब वो किस तरह, वो कितने टेम्परेचर पे, प्रेशर पे वो कैसे स्टेबल है, वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। तो पहला, तो दो मेन फैक्टर होते हैं। पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? जो कोई भी मॉलिक्यूल है, मतलब कोई भी एक एटम है, तो ढेर सारे मॉलिक्यूल से मतलब कोई भी सब्सटेंस वो ढेर सारे एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो जो दो मॉलिक्यूल और एटम के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो ये पहला फैक्टर हो गया थर्मल एनर्जी, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स में मोशन पे कितनी एनर्जी ट्रांसमिशन हो रही है, तो उसे थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक, ये दो फैक्टर हो गए। अब ये दो फैक्टर सॉलिड स्टेट में कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? तो द थर्मल एनर्जी एट लो टेम्परेचर, जब जब टेम्परेचर बहुत लो होता है तो क्या कहते हैं, जो थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत लो होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे का पूरा जो एटम है उसको क्लोजली पैक करने की कोशिश करते हैं और होल्ड करते हैं, पूरा क्या कहते हैं, होल्ड देम टुगेदर, मतलब दे ट्राई टू फिक्स दैट मॉलिक्यूल्स आर स्टेइंग टुगेदर एंड ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन और शेप है। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी डेफिनेट मास, वॉल्यूम और शेप। हम लोग जैसे भी देखते हैं कि आज भी कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है तो हम लोग उसको जनरली केजी में मेजर करते हैं। अरे यार भाई ये 4 केजी है, 5 केजी है, ये इसका वेट इतना है, तो डेफिनेट मास आ गया ना। हम लोग गैस को तो ऐसे नहीं बोल सकते ना भाई ये 5 केजी है, कि अगर किसी कंटेनर में ना हो तो। सो इट हैज़ अ फिक्स्ड डेफिनेट मास, कोई ईंटे की जितना वेट है उतना ही वेट रहेगा।
अगर उसको तोड़े या वो ना करें तो वॉल्यूम मतलब जिस शेप में आ रहा है वो कितना वॉल्यूम हो रहा है, और शेप जिस चीज में हम उसको डाल देते हैं सॉलिड को, जिस तरह जिस हिसाब से हम उसको शेप किए हैं वो वैसा ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके शेप को ना बिगाड़े। ठीक, तो पहला अपना चीज ठीक हो गई। अब दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज शॉर्ट। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अभी हम पहले ही बता चुके हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस होती है। सो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होती है वो बहुत क्लोज होती है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास पास चपके चपके रहते हैं, अभी हम आपको जस्ट पहले ही बता चुके हैं। और इनकम्प्रेसिबल, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं इनकम्प्रेसिबल और रिजिड। इनकम्प्रेसिबल क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल मतलब कोई भी चीज को अगर हम फोर्स लगाएं, प्रेशर लगाएं उसके ऊपर तो कंप्रेस ना हो। कंप्रेस मतलब वो चपके ना एक दूसरे से, मतलब आप जैसे देख सकते हैं कि मतलब उसको 5 बड़ी चीज है, मतलब 5 लीटर है तो उसको कंप्रेस करके 2 लीटर बना सकते हैं गैस को। लेकिन 5 kg कोई अगर सॉलिड है तो उसको हम मैंने अभी जैसा कहा था कि 5 kg अगर कोई सॉलिड है तो उसको अगर हम तोड़े ना तो वो 2 kg नहीं बन सकता। तो इट इज इनकम्प्रेसिबल। प्रेशर एक्सर्ट करने पे हम उसकी ऐसी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो जाए या वो सिमट जाए। ठीक, अब आते हैं रिजिड। रिजिड मतलब दे ऑक्यूपाई देयर पोजीशन। सो सॉलिड स्टेट्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर हैविंग अ रिजिड, दे आर हैविंग अ फिक्स्ड शेप, they are having fixed volume, they are having rigid. So rigid is same as volume and shape. So we can say that we have completed this topic, general characteristic of solid state. So next topic is amorphous and crystalline solids.